जय हिंद साथियों, मैं प्रेमजीत सिंह जीत फाउंडेशन क्लासेस की तरफ से आपके मेटल के बाद मेटलर्जी का सेक्शन आज से कवर करने जा रहा हूं। तो जिन्होंने भी अब तक जीत फाउंडेशन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। देखिए, हम लोग अभी केमिस्ट्री और फिज़िक्स के वीडियोज़ ला रहे हैं आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, और इसके बाद हम एप्टी और रीजनिंग, और बहुत लोग की डिमांड है बायो ईवीएस। तो जो भी हमसे बन पाएगा हम आप लोग के लिए लेके आएंगे। बट उसके लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। और साथ ही चलिए आज शुरुआत करते हैं हम मेटलर्जी लेक्चर नंबर 1। तो मेटलर्जी पढ़ाने से पहले मैं खास बात बताना चाहूँगा कि मैंने अब तक आपको मेटल में बहुत कुछ पढ़ा दिया है। मैंने मेटल में आपको ओर पढ़ाया, मतलब उसके बाद अयस्कों के बारे में जानकारियाँ दी, बहुत सारे अच्छे अच्छे अयस्क बताया, उसको मैंने अलग तरीके से वर्गीकृत करके आपके तक पहुंचाया कि आपको याद करने की जद्दोजहद ना करनी पड़े, आप उसको एक बार देख के याद कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एलॉयज़ पढ़ाए, मिश्र धातुओं के बारे में पढ़ाया, और मेटल के बारे में उनके केमिकल रिएक्शंस, फिजिकल जो भी रिएक्शंस होते हैं समीकरण सहित मैंने आपको वहाँ पे कंप्लीट करवाया है। और मैंने वहाँ आपको कहा भी था कि अच्छे से मेटल का ओर वाला वीडियो आप अच्छे से पढ़िए और अच्छे से कीजिए उसको, क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहूँगा डिटेल में, और आप ध्यान देंगे। यहाँ पे हम फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं ओर को, अयस्क को। ठीक, आपको नज़र आ रहा होगा कि ओर से जो मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है, अयस्कों से जो धातुओं का निष्कर्षण होता है साथियों, तो उसको मैंने 3 कैटेगरी में यहाँ डिवाइड किया हुआ है। कि पहला है आपका अधिक क्रियाशील धातु, आपको नज़र आ रहा होगा अधिक क्रियाशील धातु। ठीक है। और दूसरा है मध्यम क्रियाशील धातु, और तीसरा है कम क्रियाशील धातु। तो इस तरीके से मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी और मेटल ऑफ लेस रिएक्टिविटी, मैंने कुछ एग्जांपल्स भी उसके इंक्लूड किए हुए हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे कि जो मेटल्स होते हैं हाई रिएक्टिव जो मेटल हैं वो है पोटेशियम, ठीक, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो इस तरीके से इनको मैंने हाई रिएक्टिव में रखा हुआ है। और रिएक्टिव सीरीज मैंने आपको बताया भी था, पढ़ाया भी था, हाइड्रोजन के ऊपर आने वाले ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, और उसके नीचे चाप करके मैंने आपको बताया था कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ठीक, और मरकरी, कि ये सब लेस रिएक्टिव होते हैं। और इसके ऊपर हाइड्रोजन आया था, हाइड्रोजन के ऊपर जो होते हैं वो उनकी क्रियाशीलता क्रमशः बढ़ते जाती है। तो जो ऊपर के ओर जो क्रियाशील धातुएँ होती हैं उनको अलग यहाँ रखा गया है। फिर उसके बाद जो मीडियम होता है, ठीक, जिंक, आयरन, लेड, 3 एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। और लेस में आपको पता ही है कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। तो इस तरीके से रिएक्टिविटी के आधार पर इन तीनों को विभाजित किया गया, अधिक, मध्यम और कम। मतलब कि हाई रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। साफ साफ नज़र आ रहा होगा, एग्जाम्पल्स भी आपके सामने हैं, अच्छे से आप समझ चुके हैं। देखिए, इन तीनों को अलग इसलिए किया गया है कि इनके लिए धातु कर्म की जो विधि, मतलब मेटलर्जी की जो विधि होती है, ठीक, यानी कि ओर से मेटल का एक्सट्रैक्शन, यानी कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण, ये हमारा धातु कर्म कहलाता है, मेटलर्जी कहलाता है। तो वो कैसे होगा प्रोसीजर, वो देखिए। सबसे पहले देखते हैं मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी। तो जो जो मेटल्स हैं यहाँ आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक, यहाँ पे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। तो इस तरीके से अब इनका जो है, इनके धातु कर्म के लिए मेटलर्जिकल प्रोसेस के लिए जो विधियाँ यूज़ होती हैं, उस विधि को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन ओर्स। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन ओर्स मतलब कि गलित धातु का विद्युत अपघटन, याद रखिएगा। ठीक, डायरेक्ट इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, उसका प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल करते हैं, यानी कि फिर उसका शुद्धिकरण करते हैं। शुद्धिकरण के बाद आपको मिल जाता है प्योर मेटल। क्या मिल जाता है? प्योर मेटल, शुद्ध धातु। तो ये जो अधिक क्रियाशील होती हैं उनके लिए किया जाता है। अब चलिए मध्यम क्रियाशील धातुओं पर चलते हैं, और ध्यान दीजिएगा कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें जिंक, आयरन, लेड ये सब आते हैं। ठीक है। तो ये जो है, इनमें 2 तरीके का आपको पाया जाएगा अशुद्धि, इम्प्योरिटीज़, या इनको 2 तरीके के ओर्स में डिवाइड किया गया है, कार्बोनेट ओर्स एंड सल्फाइड ओर्स। यानी कार्बोनेट एस्क, सल्फाइड एस्क मैंने आपको पढ़ाया भी था। सल्फाइड एस्क में आपके मैंने गैलेना, जिंक ब्लेंड, ठीक है, आयरन पायराइट, कॉपर पायराइट, तो ऐसा बहुत सारी चीज़, अर्जेंटाइट, जिसमें
सल्फाइड से जुड़ी हुई अशुद्धियाँ सल्फाइड से जुड़ी हुई चीज़ें पाई जाएंगी, उनको सल्फाइड ओर्स में रखा था। और फिर कार्बोनेट वाले में CO3 वाला जो ग्रुप था, MgCO3, मैग्नेसाइट, और आपका फिर डोलोमाइट MgCO3 इंटू CaCO3, उसके बाद बहुत सारे जो CO3 से जुड़े हुए जो ओर्स हैं, अयस्क हैं, उनको रखा था। तो साथियों ध्यान दीजिएगा कि जो मीडियम वाला है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया, कार्बोनेट ओर्स में और उसके बाद आपके सल्फाइड ओर में। ठीक, तो जो कार्बोनेट ओर वाला है उसका हम लोग करते हैं कैल्सिनेशन। ध्यान दीजिएगा, कार्बोनेट ओर जिसमें पाया जाएगा उसका हम लोग करते हैं कैल्सिनेशन। कार्बोनेट के साथ साथ ऑक्साइड ओर भी पाया जाता है, तो ऑक्साइड विथ कार्बोनेट ओर्स, यानी कि ऑक्साइड ओर्स एंड कार्बोनेट्स ओर। ठीक है, ऑक्साइड और कार्बोनेट, यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो ऑक्साइड ओर्स हैं, ठीक है, ऑक्साइड ओर्स हैं, ठीक, वो और उनके साथ साथ कार्बोनेट ओर, ये दोनों को कैल्सिनेशन, यानी कि कैल्सिनेशन जो प्रोसेस होता है उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, धातु कर्म करते हैं। ठीक, अच्छा, मैं इसी को आगे बढ़ाता हूँ। अब उसके बाद बताना चाहूँगा कि जो जिसमें सल्फाइड ओर होते हैं, जो सल्फाइड ओर्स वाले होते हैं उनका हम करते हैं रोस्टिंग, भर्जन। याद रखिएगा, रोस्टिंग किसका होगा, सल्फाइड ओर्स वाले का। ठीक, और कैल्सिनेशन, निस्तापन किसका होगा, कार्बोनेट ओर्स का। बहुत इत्मीनान से पढ़ेंगे कि डाउट ना आए आप लोगों को। ठीक है, सल्फाइड ओर्स का हम करेंगे रोस्टिंग, भर्जन। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। अब जो है यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि जो इसके बाद हमको मिलेगी मेटल, धातु। ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ऑक्साइड ओर हम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये ऑक्साइड ओर नहीं है, ये मेटल ऑक्साइड यहाँ बनाते हैं हम लोग। क्या बनाते हैं हम लोग, मैंने आपको पहले भी समझाया था इस चीज़ को जब मैं पढ़ा रहा था। तो यहाँ हम बनाते हैं मेटल का ऑक्साइड। क्या बनाते हैं, मेटल का ऑक्साइड। जब मैंने आपको मेटल पढ़ाया है, मेटल के वीडियो नंबर 2 में आपको ये कंटेंट मिल जाएगा। मेटल का हम ऑक्साइड बनाते थे, ठीक है, और उसका क्या कर लेते थे, अपचयन, रिडक्शन, और इस तरीके से हमको क्या मिल जाता था, कच्ची धातु। ठीक है, या हमको धातु मिलता था, और उसके बाद हम उसको करते हैं रिफाइन, परिशुद्धिकरण, और इसके बाद हमको मिलता है शुद्ध धातु। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कि कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, यहाँ पे हम लोग उसे अपचयन करवाते हैं और हमको मिलता है धातु। धातु के प्राप्त होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका प्यूरिफिकेशन, यानी कि धातु का शुद्धिकरण। तो देखिए, हमने पहले लिया ओर को 3 भागों में बांटा, अधिक क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और निम्न क्रियाशील। अधिक वाले का हमने देखा कि डायरेक्ट इलेक्ट्रोलिसिस से एकदम इजी प्रोसेस में उसका मेटलर्जिकल प्रोसेस, यानी कि धातु कर्म कंप्लीट होता है। मीडियम वाले को देखा जिसमें जिंक, आयरन और लेड था, उसको हमने कार्बोनेट और सल्फाइड में तोड़ा। कार्बोनेट में निस्तापन होता है, कैल्सिनेशन का प्रोसेस। सल्फाइड ओर्स के लिए हम रोस्टिंग करते हैं, भर्जन का। मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, उसका रिडक्शन करते हैं, अपचयन करते हैं, और फिर जो मेटल प्राप्त होता है उसका लास्ट में हम प्यूरिफिकेशन करते हैं, यानी धातु का शुद्धिकरण करते हैं, और हमको मिल जाता है साथियों शुद्ध धातु। तो इस तरीके से ये मीडियम के लिए था, मीडियम और जो मीडियम रिएक्टिव ओर्स हैं उनके लिए। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मेटल ऑफ लेस रिएक्टिविटी, यानी कि जो कम क्रियाशील धातु हैं, कॉपर हुआ, सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ। तो इन तीनों का, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड हुआ, ये कहीं ना कहीं हमको फ्री स्टेट में मिलते हैं हमारे नेचर में। लेकिन इनमें से भी अगर कोई सल्फाइड ओर वाला हुआ, मतलब कि कॉपर का कोई सल्फाइड ओर है, ठीक है, जैसे कि कॉपर पायराइट CuFeS2, ठीक, तो उससे एक्सट्रैक्शन जो हम कॉपर का करेंगे, अगर कॉपर का ओर अयस्क उसका सल्फाइड वाला अयस्क है, मतलब CuFeS2, कॉपर पायराइट जिसको बोलते हैं हम लोग, अगर उससे हम कॉपर निकालने जाएंगे तो हमको करना पड़ेगा रोस्टिंग। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि ये लोग अपने नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं, तो अगर नेटिव स्टेट में पाए जाएंगे, ठीक है, मुक्त अवस्था जिसको हम लोग बोलते हैं, फ्री स्टेट में, तो इनका डायरेक्ट हम प्यूरिफिकेशन कर देंगे, हमको अलग से बहुत लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर सल्फाइड ओर वाला है तो हमको करना पड़ेगा रोस्टिंग। रोस्टिंग के बाद हमको वही ऑक्साइड्स बनेगा मेटल का, और उसका फिर हम लोग रिडक्शन करेंगे, यानी अपचयन करेंगे, और उसके बाद करेंगे शुद्धिकरण, और शुद्धिकरण के पश्चात साथियों हमको मिलेगा हमारा शुद्ध धातु। तो ये था कि अधिक क्रियाशील, ठीक है, यहाँ पर शुरू में ही देखिए, अधिक क्रियाशील धातु,
मध्यम क्रियाशील और कम क्रियाशील धातुओं का वर्गीकरण था उनके विधियों के आधार पर कि उनसे उनके अयस्कों से हम किस प्रकार से क्या करेंगे, धातु का निष्कर्षण करेंगे। अब साथियों ध्यान दीजिएगा, इसके बाद अब मैं पूरा मेटलर्जी का पूरा एक ग्राफ आपको बताने जा रहा हूं, तो एकदम कंसंट्रेशन लेवल अपना एकाग्रता एकदम हाई कर लीजिए और उस ग्राफ को बड़े अच्छे से बड़े प्यार से समझिए, वो क्योंकि बहुत ज़रूरी है और इसलिए भी ज़रूरी है कि समझाने के बाद आप समझ जाएंगे कि क्यों ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं हम लोग मेटलर्जी पर। ठीक, ये मोस्ट अवेटेड टॉपिक था आप लोगों का, एकदम बहुत इंतज़ार किया आप लोगों ने, तब उतने ही ध्यान से पढ़िए। आ गया धातु कर्म हमारा मेटलर्जी। मेटलर्जी मुख्यतः 3 प्रोसेस होता है इसमें। पहला प्रोसेस होता है आपका अयस्क का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, अयस्क का सांद्रण। दूसरा प्रोसेस होता है धातु का निष्कर्षण यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम द ओर। क्या होता है? धातु का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। और तीसरा होता है धातु का शोधन, कहने का तात्पर्य है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। ठीक, चलिए अब इस लेक्चर में मैं आपको पूरा मेटलर्जी समझाने वाला हूं और इसका जो पहला वाला पोर्शन है अयस्क का सांद्रण, हम उसकी बात करेंगे। एकदम धागा खोल के पढ़ना है। ठीक, चलिए पहले समझिए अयस्क के सांद्रण को देखते हैं कि कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। इसमें मुख्यतः 4 विधियाँ होती हैं। एक होता है आपका गुरुत्वीय पृथक्करण, ग्रेविटी सेपरेशन। दूसरा होता है विद्युत चुंबकीय पृथक्करण। मैं इस लेक्चर में बिल्कुल सबको डिटेल में समझाऊंगा, बिल्कुल आपको स्क्रीन पे ध्यान देते रहना है, ध्यान इधर उधर नहीं करना है बिल्कुल। फिर होता है एक झाग प्लवन या झाग उत्प्लावन भी बोलते हैं, फ्रॉथ फ्लोटेशन बोलते हैं इसको। और उसके बाद होता है चौथा रासायनिक पृथक्करण, केमिकल सेपरेशन। तो ये अयस्कों का सांद्रण होता है। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर की 4 विधियाँ होती हैं। दूसरा जो प्रोसेस था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ठीक, अब इसमें देखिए नीचे की ओर आ जाइए आप। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने लिखा है कि सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन और उसके बाद ऑक्साइड का धातु में अपचयन। पहले होगा आपका सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? पार्ट 2 मेटलर्जी, जिसमें हमको क्या पढ़ना है भाई? किसके बारे में पढ़ना है? पढ़ना है हमको एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के बारे में, यानी धातु के निष्कर्षण के बारे में। और धातु के निष्कर्षण में मैंने बताया आपको कि धातु के निष्कर्षण में क्या करेंगे, तो पहले जो सांद्रित अयस्क यानी फर्स्ट प्रोसेस कंसंट्रेशन ऑफ ओर से जो हमको हमारा मेटल मिला है, हम उसको क्या करेंगे, उस ओर को क्या करेंगे, मेटल ऑक्साइड में चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको ये प्रोसेस, मेटल ऑक्साइड में बदलेंगे आप। और उसके बाद करवाते हैं आप उसका रिडक्शन, अपचयन ऑक्साइड का। जो वो मेटल ऑक्साइड बना है उस मेटल ऑक्साइड से उसका आप रिडक्शन करवाएंगे ना, तो आपको मेटल अलग मिल जाएगा। ठीक, तो एकदम सिंपल प्रोसेस है। चलिए अब हम देखते हैं कि जो सांद्रित अयस्क है उसका ऑक्साइड में परिवर्तन है, उसमें आपको कौन से 2 प्रोसेस करने हैं। तो भाई भर्जन, रोस्टिंग और निस्तापन, कैल्सिनेशन। और मैंने आपको बताया है कि जो भर्जन है ना, भर्जन ये केवल और केवल किसका होगा? सल्फाइड ओर्स का। और निस्तापन यानी कैल्सिनेशन किसके लिए होगा? ऑक्साइड या कार्बोनेट अयस्कों के लिए प्रयुक्त किया जाएगा निस्तापन। तो इस तरीके से डिटेल में एक एक बारीकियों को आप सुनते रहिए, समझते रहिए। मेटलर्जी से इजी कोई टॉपिक नहीं है, फालतू में आप लोग डरते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। आज के बाद सारा डर खत्म हो जाना है। ठीक है, अब ऑक्साइड जो है हमारे पास, जो मेटल के ऑक्साइड हमको मिलेंगे, ठीक ध्यान दीजिएगा कि उनसे ऑक्साइड से धातु प्राप्त करते हैं हम, तो वो अपचयन यानी रिडक्शन के द्वारा होता है। तो उसमें कौन कौन सा रिडक्शन होगा? तो उसमें पहला होता है आपका तापीय अपघटन, थर्मल रिडक्शन। देख रहे हैं यहाँ पे तापीय अपघटन। उसमें होता है आपका एक प्रगलन, उसको हम लोग बोलते हैं स्मेल्टिंग, प्रगलन। और ये प्रगलन जो है सबसे मुख्य अभिक्रिया है पूरे धातु कर्म की, समझ लीजिए उसकी आत्मा है स्मेल्टिंग, प्रगलन। और इसी का दूसरा जो होता है वो होता है एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस या एल्यूमिनो तापीय विधि। ठीक, उसके बाद आप रिडक्शन का जो है एक विद्युत अपघटन विधि होती है, यानी इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन होते हैं। और एक थर्ड होता है आपका केमिकल रिडक्शन यानी कि रासायनिक अपघटन। ठीक है, तो इस तरीके से अपघटन को आप 3 तरीके से कर सकते हैं। और देखिए
आपके मन में अभी डाउट आ रहा होगा कि तापीय अपघटन, विद्युत अपघटन, रासायनिक अपघटन क्यों कर रहे हैं। तो भाई अलग अलग तत्वों का जो व्यवहार होता है ना, नेचर होता है, वो अलग अलग होता है। ठीक, इस वजह से ये अलग अलग तत्वों के अकॉर्डिंग, एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग या मेटल्स के अकॉर्डिंग ये अलग अलग प्रोसेस बनाए गए हैं रिडक्शन के। तापीय अपघटन पे कोई और मेटल काम करेगा, विद्युत अपघटन में किसी और मेटल काम करवाएंगे, ठीक, और रासायनिक अपघटन में किसी और का। तो इस तरीके से आपको मैंने बता दिया किसके बारे में, पार्ट 2 धातु के निष्कर्षण के बारे में कंप्लीट। ठीक है, अब चलते हैं धातु के शोधन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। धातु का शोधन यानी प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, जब हम इसकी बात करेंगे तो इसकी दो विधियाँ होती हैं। एक होता है आपका भौतिक विधि और दूसरा होता है रासायनिक विधि। ठीक है, आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक, अब नज़र आ रहा है। पहला होता है आपका फिजिकल मेथड और दूसरा होता है आपका केमिकल मेथड, रासायनिक विधि। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं परिशुद्धिकरण, ठीक है, धातु का प्यूरिफिकेशन का। तो जो पहला है आपका फिजिकल, उसमें दो प्रोसेस होता है, एक होता है लिक्विफेक्शन और दूसरा होता है जोन रिफाइनिंग और फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, प्रभाजी क्रिस्टलीकरण जिसको बोलते हैं, जोन शोधन बोलिए या प्रभाजी क्रिस्टलीकरण। ये भौतिक विधियाँ होती हैं। और रासायनिक विधि होती है आपकी वन आर्कल मेथड, ठीक है, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो इसमें रासायनिक में दो और भौतिक में दो विधियाँ। और ये जो वेन आर्कल मेथड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग विस्थापन विधि भी बोलते हैं। मैं वहाँ आपको इस चीज़ को कंप्लीट, जब मैं ये सेगमेंट पढ़ाऊँगा और सबका अलग अलग वीडियो आएगा, अयस्कों के सांद्रण से संबंधित आपका अलग वीडियो आएगा, ध्यान दीजिए, इसका एक अलग टॉपिक का वीडियो आएगा, इसका एक अलग आएगा, इसका एक अलग आएगा। आज के लेक्चर में हम कवर कर रहे हैं अयस्कों के सांद्रण को, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स को। इसमें 4 प्रोसेस है विथ डायग्राम, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा, और पीडीएफ तो आपको इजीली मिल पाएगा, तो ये आपके दिमाग में घुसेगा। ठीक, बस मेरी बातों को सुनते रहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं अयस्कों का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। तो चलिए अब चलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर की तरफ। आपको यहाँ साफ नज़र आ रहा होगा कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक, ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ओर में लिखा है कि बारीक पीसे हुए अयस्क में प्रायः पत्थर, मिट्टी, ठीक है, कौन कौन सी पत्थर, मिट्टी, क्योंकि हम उसको माइंस से निकाल रहे हैं, ठीक है, खनन करके निकाल रहे हैं, तो इस तरीके की क्या पाई जाएंगी, अशुद्धियाँ पाई जाएंगी। इन अशुद्धियों को, इसके ऊपर कितने बार कितने एग्जाम्स में क्वेश्चन किया है, आप विश्वास नहीं करेंगे, इनको बोलते हैं हम लोग आधात्री। ऐसा नाम है, बड़ा ही कंफ्यूजिंग वर्ड है, और इंग्लिश में इजीली आप इसको बोलेंगे गैंग। ठीक, और इनको ही अयस्क से जो आपका ओर होगा, ठीक, उससे अलग करना कंसंट्रेशन कहलाता है या सांद्रण कहलाता है। तो आपने जाना कि अयस्क का सांद्रण क्या कहलाता है। तो सिंपल सा प्रोसेस है, इससे आपको मेटल नहीं मिलेगा। आप ओर को ही क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा काट छाट के, पत्थर मिट्टी पीस के, उसमें से जो भी अशुद्धियाँ हैं वो अलग कर रहे हैं। तो ये जो अशुद्धियाँ हैं, इनको अलग करने के 4 प्रोसेस कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर, अयस्क का सांद्रण के को अलग अलग करने के प्रोसेस कौन कौन से हैं। तो चलिए, पहला प्रोसेस है आपका गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस। ठीक, यहाँ पे आप बस पॉइंट को देखिए, फिर मैं डायग्राम दिखाता हूँ कि अयस्क को बारीक पीसकर पानी के साथ खलबलाते हैं। मतलब कि ऐसा करेंगे, पीस लेंगे और पानी में मिला देंगे, और उसके बाद उसको नीचे से उसमें एयर को भेजेंगे तो वो खलबलाने लगेगा। जैसे बॉइलिंग करते समय जो स्थिति होती है ना वाटर की, तो उस तरीके से वो पूरा मिश्रण जो है वो खलबलाने लगेगा। उसके कारण क्या होगा कि जो शुद्ध अयस्क है वो भारी होने के कारण नीचे बैठ जाएगा, यानी कि वो नीचे आएगा। ठीक, और जो अयस्क की प्रकृति और जो बाकी जो अशुद्धियाँ हैं वो ऊपर की ओर चले जाएंगी, इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो ऊपर की ओर आ जाएंगी। ठीक, और ये जो है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि अयस्क की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, या तो वो ऑक्साइड ओर हो या कार्बोनेट ओर हो। इसीलिए मैंने आपको उतना मेहनत करके मेटल का जो वो 3rd वीडियो है ना, और
उसमें कार्बोनेट और ऑक्साइड ओर को अलग अलग रख के पढ़ाया है कि यहाँ पे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि किसके लिए प्रयोग करते हैं? ऑक्साइड ओर और कार्बोनेट ओर के लिए। चलिए इसका डायग्राम देखते हैं। ये रहा इसका डायग्राम, आप लोग को नज़र आ रहा होगा। जो भी चूर्णित अयस्क है वो यहाँ पे आप एंटर करवा देंगे, यहाँ से एंटर करेगा जो भी मतलब पीसा हुआ अयस्क है, ठीक। और यहाँ पे इकट्ठा होगा वो चूर्णित अयस्क आपका। और देखिए यहाँ से मैं जल जो है यहाँ से एंटर करवा रहा हूँ पानी, ठीक। और यहाँ से पानी जाएगा और इसके बाद इसमें खलबलाहट होनी चालू हो जाएगी। खलबलाहट होने की वजह से आपका जो ओर है वो इस सेगमेंट में यहाँ पास इकट्ठा होगा, भारी होने की वजह से, हैवी होने की वजह से नीचे बैठ जाएगा और अशुद्धियाँ इम्प्योरिटीज़ यहाँ ऊपर में और यहाँ से वो बाहर निकल जाएंगी, ठीक है। इम्प्योरिटीज़ बाहर निकल जाएंगी। तो आपको यहाँ पे इस पूरे प्रोसेस में आपने देखा, इस प्रोसेस को हमने नाम दिया था ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, कि आपको नीचे आपको कंसनट्रेटेड ओर मिल रहा है नीचे, और ऊपर में आपको मिल रही है गैंग यानी अधात्री। तो ये प्रोसेस इस तरीके से काम करता है। चलिए कंसंट्रेशन का दूसरा प्रोसेस देखते हैं। दूसरा प्रोसेस जो है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। अब दूसरे प्रोसेस का नाम है विद्युत चुंबकीय पृथक्करण। विद्युत चुंबकीय पृथक्करण, जैसा प्रोसेस का नाम है वैसा उसका काम रहेगा। इस प्रोसेस में क्या होता है कि अयस्क यानी कि जो आपका ओर है उसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ है, तो किसी एक का स्वभाव क्या होना चाहिए? चुंबकीय प्रकृति का होना चाहिए। या तो आपका ओर जो हो मैग्नेटिक नेचर का हो, या तो उसमें जो इम्प्योरिटीज़ है, ठीक, इम्प्योरिटीज वो मैग्नेटिक नेचर के हो। दोनों में से कोई भी है, क्या होना चाहिए? चुंबकीय प्रकृति का होना चाहिए, क्योंकि इसमें हम लोग चुंबक का प्रयोग करेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे कि अयस्क यानी ओर को हम लोग बारीक पीस लेंगे और उसके बाद कन्वेयर बेल्ट, किस पे? कन्वेयर बेल्ट पर विद्युत चुंबक के बीच धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। तो वो कन्वेयर बेल्ट पे धीरे धीरे क्या होगा? आगे बढ़ेगा। गैर चुंबकीय पदार्थ कुछ पहले गिर जाते हैं। जैसे कन्वेयर बेल्ट नीचे की ओर मुड़ेगा तो जो गैर चुंबकीय पदार्थ है, चाहे वो आपका इम्प्योरिटीज़ हो सकता है, चाहे वो और हो सकता है, वो नेचर पे उसके डिपेंड करेगा। तो जो भी गैर चुंबकीय होगा यानी कि जिसमें मैग्नेटिज्म का नेचर नहीं पाया जाएगा वो कुछ पहले गिर जाएगा, और जिसमें मैग्नेटिज्म का नेचर पाया जाएगा वो बाद में, ठीक। तो दोनों अलग अलग जगह पर गिरेंगे और इस तरीके से हमको क्या होगा, हमारा जो ओर है वो हमको कंसनट्रेटेड मिलेगा। कंसनट्रेटेड ओर यहाँ पे हमको हासिल होगा। किसके लिए प्रयोग करते हैं? ध्यान दीजिए, टीन स्टोन SnO2। तो ये कैसा है? ऑक्साइड। फिर ये आपका हेमेटाइट Fe2O3, ये आपका मैग्नेटाइट Fe3O4, और इसके अलावा भी एक और होता है, वो आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे विथ फार्मूला, ठीक है। क्योंकि पढ़ा रहा हूँ तो बिल्कुल चेक करना भी मेरा हक बनता है। क्रोमाइट से सिलिकीय पदार्थ, ये सब भी किसके वजह से होता है? विद्युत चुंबकीय पृथक्करण से। चलिए अब हम इसका डायग्राम देखते हैं। डायग्राम आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कन्वेयर बेल्ट का, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से देख पा रहे होंगे इसको कि ये विद्युत चुंबकीय पहिया है, ये आपका विद्युत चुंबकीय पहिया है, ये रही आपकी कन्वेयर बेल्ट। तो ये कन्वेयर बेल्ट घूमती है। यहाँ से हम क्या करते हैं इस पर, यहाँ से हम क्या करते हैं इस पर अयस्क का चूर्ण पीस के गिराते हैं। ये बढ़ता है आगे की ओर। आगे की ओर जाने पर ये चूँकि चुंबकीय प्रकृति का है बेल्ट, तो जो भी आपका चाहे तो ओर चाहे तो अयस्क, ठीक है, या अशुद्धि यानी इम्प्योरिटी, दोनों में से जो चुंबकीय प्रकृति का रहेगा, तो यहाँ देखिए उसका क्या होगा कि जो अचुंबकीय पदार्थ रहेगा, जो अचुंबकीय पदार्थ रहेगा वो पहले गिर जाएगा ग्रेविटेशन के प्रभाव में, ठीक है। और चुंबकीय नेचर के कारण जो चुंबकीय पदार्थ रहेगा वो कन्वेयर बेल्ट के साथ थोड़ी देर के लिए टच में रहेगा, लेकिन फिर ग्रेविटेशन के कारण वो भी गिरेगा, लेकिन कहीं और उसका ढेर कहीं और हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको अयस्क का सांद्रित अयस्क आपको प्राप्त होगा, यानी कि यहाँ पे हमको कंसंट्रेशन ऑफ हमारा ओर, ठीक है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से वो आपको हासिल होगा। तो ये दूसरा मेथड था, ठीक। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर का थर्ड मेथड। थर्ड मेथड को हम लोग बोलते हैं झाग उत्प्लावन विधि, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ठीक।
अच्छा हो सकेगा तो मैं इसका कंप्लीट इंग्लिश का नोट्स भी पीडीएफ में आपको जल्द प्रोवाइड करवाऊंगा, बट मैं यहाँ पे ध्यान रख रहा हूँ कि हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में आपको समझाऊँ। ठीक, चलिए इसको डिस्कस करते हैं कि झाग उत्प्लावन विधि यानी फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में होता क्या है। तो झाग, जैसा कि नाम वैसा काम रहेगा, हम झाग वाग बनाएंगे। चलिए देखते हैं झाग बनाएंगे कैसे। तो इसमें जो हम लोग मेटल्स के लिए यूज़ करते हैं वो होता है कॉपर, जिंक एंड लेड आदि के सल्फाइड्स का सांद्रण। इसके पहले हमने जिनको पढ़ा उसमें कौन थे, ऑक्साइड्स और कार्बोनेट, इसके पहले वाले दोनों कंसंट्रेशन प्रोसेस। और ये किसके लिए है, सल्फाइड के लिए। तो झाग उत्प्लावन विधि फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस किसके लिए यूज़ होगा, सल्फाइड ओर्स के लिए यूज़ होगा। याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, चलिए करेंगे क्या इसमें। तो धात्विक ऑक्साइड जो है उसको तेल द्वारा, ठीक है, ऑयल द्वारा तथा सिलिकेट, ठीक, और जल द्वारा उन लोग तेजी से आर्द्र होते हैं। जो धात्विक सल्फाइड होते हैं, तेल या सिलिकेट, मतलब कि जो सिलिकेट की शुद्धियाँ होती हैं वो जल द्वारा, ठीक है, अगर धात्विक सल्फाइड है तो तेल द्वारा और सिलिकेट्स हैं तो जल द्वारा तेजी से आर्द्र होते हैं। आपको समझ में आ रहा है, सल्फाइड होगा तो तेल द्वारा, सिलिकेट होगा तो जल द्वारा। अब जल तेल के मिश्रण में वायु झोंकते हैं। वायु झोंकने मतलब कि एयर ब्लो करते हैं, ठीक है, तो उससे बनता है झाग, ठीक है, क्या है, फ्रॉथ जो है वो क्रिएट होता है। ठीक, अब होगा क्या झाग बनने से कि वो जो झाग होगा वो आपके धात्विक सल्फाइड अयस्क यानी कि सल्फाइड ओर, मेटालिक सल्फाइड ओर के कण जो पार्टिकल्स होंगे उनको ऊपर ले आएगा। ठीक, क्योंकि वो धात्विक सल्फाइड तेल के साथ, देख रहे हैं आप यहाँ पे, और तेल और जल के मिश्रण में हमेशा तेल ऊपर रहता है। तो धात्विक सल्फाइड तेल के साथ थे तो धात्विक सल्फाइड को तेल क्या करेगा, जो पूरा आपका विलयन है उसमें ऊपर ले आएगा। ठीक, और जो अशुद्धियाँ हैं, जो सिलिका वाली हैं, ठीक है, वो जल के साथ नीचे बैठ जाएंगी। अच्छा, इस तरीके से आपका ओर यानी अयस्क और अशुद्धियाँ अलग अलग हो गई। यही काम था हमारा इस प्रोसेस में। तेल जो है वो यूज़ किसका करते हैं, तो तारपीन का तेल, चीड़ का तेल, नीलगिरी का तेल, इन सभी तेलों का प्रयोग होता है। अब चलिए इसका डायग्राम भी देख लीजिए। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा डायग्राम, ठीक है। जो भी आपका अयस्क है आप उसको इस तरीके के पात्र में, ठीक, मिला देंगे। उसको फेन उत्प्लावन विधि भी बोलते हैं हम लोग। और तेल और पानी उसमें मिक्स करेंगे। जो भी पिसा हुआ अयस्क या चूर्ण है वो नीचे में। तो जब इसको मिलाएंगे हम लोग, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था झाग के साथ ऊपर में जो है आपको यहाँ कने क्या मिल जाएगा, तेल के साथ धात्विक सल्फाइड, और नीचे में जल के साथ आपकी इम्प्यूरिटीज़ बच जाएंगी। तो इस तरीके से ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, उसको अलग कर लेंगे। ठीक, तो हमको हमारा इम्प्यूरिटी और ओर यानी अशुद्धियाँ और अयस्क अलग अलग प्राप्त हो जाएंगे। तो ये था हमारा तीसरा मेथड। चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारे चौथे मेथड को। और चौथा मेथड है रासायनिक पृथक्करण या प्रक्षालन। आपको ये अब स्क्रीन पर अच्छे से दिख रहा होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीचिंग। देखिए इसका प्रयोग एल्यूमिनियम, गोल्ड और सिल्वर आदि के सांद्रण के लिए किया जाता है। ये भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। करते क्या है इसमें हम लोग कि जो भी अयस्क है उसका चयनित विलयन बनाया जाता है। कि अयस्क का चयनित विलयन मतलब कि वो किसके साथ घुलनशील है। अयस्क का मतलब कि उसमें जो उसका मेटल है, उसका जो संगत धातु है जो उस ओर में पाया जा रहा है। कहने का मतलब आप गैलेना लेंगे तो गैलेना में PbS क्या पाया जाता है, आपका मरकरी। अच्छा, यहाँ Ag और Au की बात की है तो मैं बता दूँ Ag के लिए आप अर्जेंटाइट Ag2S, ठीक, उसको आप ऐसे विलयन के साथ मिलाएंगे या विलयन बनाएंगे जिसमें अयस्क जो है आपका ओर जो है वो क्या हो सके, घुल जाए, मिक्स्ड हो जाए, और जो इम्प्यूरिटी है वो ना घुल पाए।
बात समझ रहे हैं? यहाँ पे इनके साथ होगा धोखा, अयस्क को घोल दिया जाएगा उसके संगत विलयन में और इम्प्यूरिटीज़ नहीं घुल पाएगी। तो इस तरीके से जब ये नहीं घुल पाएगी और ये घुल जाएगा तो ये हो जाएगा ना भाई सेपरेट। तो इस तरीके से रासायनिक पृथक्करण या इसको प्रक्षालन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है Al2O3 इंटू 2H2, ये इंटू है यहाँ पे, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। बॉक्साइट इसको हम लोग बोलते हैं। बॉक्साइट के अलावा दो कौन से और एल्यूमिनियम के ओर हैं उनका फॉर्मूला आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और जो भी देख रहा है नहीं लिखेगा तो उसको पड़ेगा पाप। इतना मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, आपको बिल्कुल लिखना है। हमको पता चलना चाहिए कि आप लोग सच में इस चीज़ को सीरियसली ले रहे हैं और पढ़ रहे हैं। कोरंडम और एक ठोक होता है डायस्पोर, दोनों का फॉर्मूला लिखिए कमेंट बॉक्स में नाम के साथ विथ नेम। तो इसका हम NaOH के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। NaOH में से ये क्या बना लेता है रिएक्ट करके, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट 2NaAlO2 और साथ में यहाँ पे H2O अलग हो रहा है। तो ये साथ में अपने इम्प्यूरिटीज़ को भी लेके अलग होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं एल्यूमिनियम आ गया है। तो इस तरीके से हमने अपने क्या किया, जो अयस्क था उसको घोल कर अलग कर लिया विलयन में उसके। तो ये थे आपके चारों प्रोसेस किसके, सांद्रण के, कि कंसंट्रेशन जो है वो किस तरीके से किया जा सकता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे धातु का निष्कर्षण, ठीक है। तो अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा धातु का निष्कर्षण यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और बड़े ही डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि यही तो मेन प्रोसेस है ना, ठीक है। ये आपका सिंपल प्रोसेस है और ये भी कहीं ना कहीं सिंपल प्रोसेस है। मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं अगर क्वेश्चन आता है तो वो धातु का निष्कर्षण से ही, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से ही पूछेगा। और उसी में पूरे रिएक्शंस, ब्लास्ट फर्नेस वगैरह, आपका रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, भर्जन निस्तापन, सब कुछ आपको पढ़ना है। तो बिल्कुल आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लगा इस तरीके से पढ़ के। और इसके बाद मैं लेके आऊँगा इसका MCQ। तो पढ़ने के साथ साथ आप इसके ऑब्जेक्टिव्स को बनाइएगा और याद रखिए और यकीन रखिए कि इस तरीके से एक वीडियो और उसका साथ साथ इसका MCQ भी आपको मिल जाने से आपका ये जो है सेगमेंट बहुत स्ट्रांग होने वाला है, बाकी सभी से स्ट्रांग होने वाला है, ये यकीन रखिए आप। और साथ में आपको नोट्स का PDF जब लास्ट लेक्चर कंप्लीट होगा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको लेक्चर। हमने आज बस अयस्क का सांद्रण पढ़ा है। आप सांद्रण तक का क्या कीजिए, एक नोट्स रेडी कीजिए अपना, या PDF का वेट कर सकते हैं तो कीजिए। वीडियो को 1 से 2 बार देखिए। और हम इस तरीके से हमने आज अयस्क का सांद्रण पढ़ा यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर पढ़ा। उसमें हमने 4 मेथड्स को देखा, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, झाग प्लावन और रासायनिक पृथक्करण, ग्रेविटी सेपरेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन और केमिकल सेपरेशन, ठीक। और एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए कि झाग प्लवन विधि से हम लोग किस टाइप के ओर को कंसंट्रेट करते हैं, सांद्रित करते हैं, कार्बोनेट, सल्फाइड और ऑक्साइड, ठीक। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करें और जीत फाउंडेशन क्लासेस के साथ निरंतर बने रहें। जय हिंद।